वेलकम फ्रेंड्स। हमने अब तक प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल 3 तक कर लिया था, उससे आगे हम आर्टिकल 4 करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वन क्या है हमारा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 4 बेसिकली है क्या है हमारा? आर्टिकल 4 बेसिकली हमारा कुछ नहीं है। आर्टिकल 4 जो है इट इज आर्टिकल which is protecting आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। ये बेसिकली है क्या है? ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ये आर्टिकल लिखा गया था। जो भी हम स्टेट की बाउंड्री या न्यू स्टेट फॉर्म करते हैं, स्टेट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है हमारी, वो हमारी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? एक ऑर्डिनरी बिल है। वो क्या है? सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिल है। जब भी हम स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक क्या है? ऑर्डिनरी बिल है। किसको यूज करके? यूजिंग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और 3 को यूज करके सिर्फ वो एक ऑर्डिनरी बिल है जो हमने पास किया। अब इसके बाद 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये है क्या है? इसमें क्या किया हमने? जो आर्टिकल 3 है उसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? फिदा। ये क्या है? ये 5 चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं, जो 5 चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको अमेंड किया गया, आर्टिकल 3 को अमेंड किया गया और इसमें एक नई चीज ऐड करी, दैट इज सीड अवे। सीड अवे मतलब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी। तो इसको क्या कहा गया? वो रीड्राफ्ट किया, मतलब आर्टिकल 3 क्या कर दिया हमने? रीड्राफ्ट कर दिया, मतलब उसको दोबारा से लिखा। तो दोबारा से क्या लिखा? पार्लियामेंट कैन सीड अवे द टेरिटरी और कैन एक्सचेंज द टेरिटरीज with other countries। ठीक है। अब ये बात करो, अब ये अमेंडमेंट हुई है तो जाहिर सी बात है अमेंडमेंट क्यों हुई है? इसकी ज़रूरत पड़ी होगी अमेंड करने की। अगर हमें अमेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो हम अमेंड करते ही क्यों? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए पार्लियामेंट को इसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ गई। हाँ, क्या हुआ था एक्चुअली में? क्या है, जिस टाइम पे बाउंड्री डिवाइड की गई, जो पेपरों पे बाउंड्री थी, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल के बीच, तो उस टाइम क्या हुआ? जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल था और जो पेपरों पे था उसमें क्या है, एक एरिया था जो कि बांग्लादेश, मतलब कि अब बांग्लादेश से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें था। और हमारा एक एरिया था जो उनके कंट्रोल में था, एक्चुअल कंट्रोल में। ये हमारे कंट्रोल में, ये उनके कंट्रोल में। लेकिन ये आना कैसे चाहिए था? ऐसे, मतलब वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आ जाना चाहिए था और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश टेरिटरी के अंदर जाना चाहिए था। तो उन्होंने क्या है, एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो इस पर क्या है, एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। इसको चैलेंज कर दिया कि आपने ऐसे कैसे किसी को टेरिटरी एक्सचेंज कर दिया अदर कंट्री को, ये इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? सुप्रीम कोर्ट सेज नो। क्यों? उस टाइम आर्टिकल 3 ये सिर्फ कहता था हम सिर्फ ये चेंजेस, 5 चेंजेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल किसी कंट्री से तो कोई एक्सचेंज की बात ही नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको एक्सचेंज करनी है तो यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद ही हमने ये वाला अमेंडमेंट की। कौन सी की? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर आई
कि वो एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी कर सकता है, इसलिए हमें 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाँ, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो जो हिंदू मेजोरिटी थे, जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे वो किस में रहेंगे, इंडिया में, ठीक है, इंडिया। और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में, ठीक है, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में। उसके बाद बचे प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स कहाँ जाएंगे, वो एज पर, वो यहाँ भी जा सकते हैं, वो यहाँ भी जा सकते हैं, तो यहाँ भी गए, कुछ यहाँ भी गए, ठीक है। तो इस वजह से अब इंडिया में देखो, अब इंडिया की टेरिटरी कैसे बनी, इंडिया में जो था उस टाइम पे, इंडिया में उस टाइम पे क्या क्या हो गए, प्रिंसली स्टेट, ठीक है, हिंदू रीजन्स। तो जो हमारा ज्योग्राफिकल व्यू था वो डिस्टर्ब था, कि क्या था, ज्योग्राफिकल व्यू जो था हमारा वो डिस्टर्ब था। तो उस हिसाब से हमें अगर बनाना था अपना, जो स्टेट्स की बाउंड्री डिफाइन करनी थी, वो हमने इस तरीके से डिफाइन की, हमने 4 पार्ट बनाए, मतलब स्टेट्स को हमने क्या है 4 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट्स में क्या है, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी सब कुछ कवर किया हमने उसमें। तो पार्ट ए, मतलब 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में वो स्टेट्स थे जो गवर्नर रूल थे, तो 9 ऐसे स्टेट्स थे जिसमें गवर्नर रूल था, ठीक है। 10 प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन विद लेजिस्लेटिव, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी में क्या हुआ, 10 ऐसे स्टेट्स थे जो चीफ कमिश्नर रूल थे, जो अब सीएम है वो पहले चीफ कमिश्नर था, ठीक है। एक से पार्ट डी में एक ही सिंपल स्टेट्स था, वो क्या था, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड, एक यूनिट, ठीक है। ये हमारे उस टाइम पे जियोग्राफिकल व्यू था, तो ये बहुत अनडिस्टर्ब था, फैला हुआ था, सब में डिस्टर्बेंस था। तो हमने क्या चाहा उस टाइम पे कि हम अपनी टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब इसको क्या है, दोबारा ऑर्गेनाइज बेस पे इसका स्टेट्स को डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए हमको कोई बेसिस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या है, कमेटी बनाई। तो उसको हम कमेटी को क्या है, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ स्टेट्स। तो हमको कमेटी बनानी थी कि हम किस बेसिस पे उसका डिवीजन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक एस के धार 1948 में कमेटी बनाई, जिन्होंने कहा कि लैंग्वेज बेस पे, किस पे, लैंग्वेज बेसिस पे हमें स्टेट्स डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने जेवीपी कमेटी बनाई, 1949 में। उसने कह दिया नहीं, लैंग्वेजेस बेस पे नहीं बनाना चाहिए, इससे क्या है, एक जो एरिया है वो मेनली एक लैंग्वेज का हो जाएगा, वो डोमिनेंस होगा। इससे हो सकता है कि अगर वहाँ पे कुछ भी वायलेंस होगी तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश था, क्या था, एपी, जो आंध्र प्रदेश स्टेट था हमारा, उसमें एक हाईली डिमांड उठी कि तेलुगु स्पीकिंग पर्सन्स को एक अलग स्टेट दिया जाए। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश was the first state which
सेपरेट विच सेपरेट, मतलब सबसे पहला स्टेट लैंग्वेज बेस पे बना दिया। इसमें हमने कर क्या दिया कि जो पहला सबसे पहला स्टेट बना वो कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, और वो भी किस बेसिस क्या था उसका, लैंग्वेज, तेलुगु बोलने वालों के लिए एक स्टेट अलाउ कर दिया। अब क्या है, अगर एक बार आपने रास्ता खोल दिया किसी चीज के लिए कि आपने लैंग्वेज बेस पे एक स्टेट को पास कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपको सारे स्टेट्स की डिमांड उठने लगी, हमें भी लैंग्वेज बेस पे चाहिए, हमें भी लैंग्वेज बेस पे चाहिए। उसके बाद फाइनली हमारी फजल अली रिपोर्ट आई 1956 में कि लैंग्वेज बेस पर ही हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा, जब ये रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद हमारा आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया हमारे पास। उसके बाद क्या है, हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमारे क्या क्या था, किस बेसिस पे कैसे कैसे स्टेट्स हमने डिवाइड किए। तो ये हमारा सेवंथ, ये क्या था हमारा सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, स्क्रैप द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स इन पार्ट ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी में जो भी पहले डिस्ट्रीब्यूशन था वो खत्म कर दिया गया। इसमें क्या है, हमने तीन चीज डिफाइन की, सिर्फ दो चीज डिफाइन की, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, सिर्फ दो चीज और कुछ नहीं, या तो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पार्ट जो सी था उसको अबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया, उसको हटा दिया। ऐसे हमारा जो रीड्रॉ हुआ मैप का 1956 में रीड्रॉ हुआ, इंडिया रीऑर्गेनाइज हुआ। क्या हुआ, इंडियन territories reorganized on the basis of language spoken in that area, मतलब जो कॉमनली मोर स्पीकिंग एरिया थे उनको एक कंबाइन करके उस एरियाज को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इस बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाए। आज के लिए दोस्त इतना ही। ये पार्ट 1 यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। आपको अगर मुझको लगा कि उस पर वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना दूंगा, चाहे छोटी वीडियो बनानी पड़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।